Hello, good morning to all of you, and welcome to 11th history class. Yesterday we had studied about the controlling of workers कि कैसे जो रोमन एम्पायर था वो कैसे वर्कर्स को कंट्रोल करते थे और किस तरह से स्लेव्स की लाइफ थी उस समय। वो सारी चीज़ें अपन ने लास्ट टॉपिक के अंदर देखी हैं और आज आपका अपना टॉपिक है जो अपना न्यू टॉपिक टुडे स्टार्ट करेंगे वो है सोशल हायरार्की। Let us stand back from the details now and try and get a sense of the social structure of the empire. अब अपन जब अपन ने स्लेव्स देखे और सीनेट भी देखी, सीनेट के अंदर मेंबर्स भी देखे, तो यहाँ से अपन एक रुक करके सोचते हैं कि उस समय में रोमन एम्पायर का जो सोशल स्ट्रक्चर था वो कैसा होगा। वो उस समय के अंदर रोमन एम्पायर का समाज कैसा होगा, कौन कौन था समाज में, कौन कौन जो थे वो समाज में ऊंचे ओहदे के थे, कौन कौन जो समाज में थे वो नीचे ओहदे के थे। Tacitus described the leading social groups of the early empire as follows: senators, leading members of the equestrian class, there is the respectable section of the people, those attached to the great houses, the unkempt lower class, who he tells us were addicted to the circus and theatrical displays, and finally the slaves in the early 3rd century, when the Senate membered roughly 1000, approximately half of all the senators still came from the Italian families. तो जो टेसिटस है था जो राइटर था उसने ये बताया वहाँ के समाज के लिए कि जो सीनेटर्स थे, जो सीनेट के जो मेंबर थे वो दे बिलोंग टू द इक्वेस्टेरियन क्लास, मीन ऊंची क्लास के माने ज्यादातर वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करते थे, इटालियन फैमिली को बिलोंग करते थे। वो ज्यादातर इटालियन फैमिली के होते थे और समाज के अंदर एक ऊंचा पद उनका होता था। देन द अदर मेंबर्स आर अटैच्ड टू द लोअर क्लास, जो कि सर्कस या थिएट्रिकल जो भी ऑक्यूपेशंस होती थी वो उनसे रिलेटेड थे और वो ये चीज़ें डिस्प्ले किया करते थे। और सबसे लास्ट के अंदर आते हैं स्लेव्स, गुलाम, और थर्ड जो थी वो थी गुलाम। तो ये तीन उसने बताई है। फर्स्ट तो सेनेटर्स, सेकंड दोज हु डू सम ऑक्यूपेशन, अपन ये ऑक्यूपेशन मान लेते हैं एक तरह से थिएटर के अंदर काम करना या सर्कस के अंदर काम करना, दूसरी क्लास। और तीसरी क्लास कौन सी है? तीसरी क्लास है अपने स्लेव्स की, जो कि गुलामों की थी। By the late empire, which starts with the reign of Constantine I in the early part of the 4th century, the first two groups mentioned by Tacitus, the senators and the equites, had named into a unified and expanded aristocracy, and at least half of all families were of African Eastern region. जैसे जैसे टाइम बदला, जब कॉन्स्टेंटाइन वन का जब रूल आया, जब उसने सत्ता संभाली, तो उस समय क्या था, समाज का में एरिस्टोक्रेसी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड, बहुत ज़्यादा बड़ी, और ज़्यादातर जो फैमिलीज थी वो कहाँ से थी? नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका से थी। मीन्स ये यहाँ पे कह रहे हैं कि आधी से ज़्यादा फैमिलीज जो थी वो नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका से बिलोंग करती थी। क्लियर? Roman aristocracy was enormously wealthy but in many ways less powerful than the purely military elites who came almost entirely from non-aristocratic backgrounds.
रोमन अरिस्टोक्रेसी जो थी वो बहुत वेल्दी थी, बहुत वेल्दी अरिस्टोक्रेसी थी। और बट क्या था, वो क्या था, लेस पावरफुल, यानी कि कई कारणों से लेस पावरफुल थे कंपैरेटिवली टू दोज पीपल हु कम्स फ्रॉम द नॉन अरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड, यानी कि उन लोगों से वो बहुत कमजोर थे जो अमीर तो थे बट कमजोर थे उन लोगों से जो लोग नॉन अरिस्टोक्रेटिक फैमिली को के बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। तो वेल्थ थी, सब कुछ था, धन था, बट कहने का मतलब ये है डिपेंड किसके ऊपर रहना पड़ता था, नॉन अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज के ऊपर। क्यों? क्योंकि नॉन अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज कहते ज्यादातर किसके यूज में आती थी, मिलिट्री पर्पज के यूज में। तो वो वेल्दी थे, सब कुछ थे, बट दे हैव टू डिपेंड ऑन टू द नॉन अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज। दैट्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेल्दी थे बट दे आर लेस पावरफुल देन द नॉन अरिस्टोक्रेटिक backgrounds. The middle class now consisted of the considerable mass of persons connected with imperial services in the bureaucracy and army, but also the more prosperous merchants and farmers, of whom there were many in the eastern provinces. Now middle class families का जो concept आया था वो अपन ने क्लास 9th के अंदर पढ़ा था। तो मिडिल क्लास फैमिली का जो कंसेप्ट आया था वो आया था फ्रेंच रेवोल्यूशन जब डेमोक्रेसी की भावना जब लोगों के अंदर जागी तो एक मिडिल क्लास का कंसेप्शन लोगों के अंदर आया। और उस मिडिल क्लास के अंदर अगर आपको याद है तो उन मिडिल क्लास के अंदर क्या आप बता सकते हैं कि कौन से लोग थे मिडिल क्लास के? ठीक है, मर्चेंट, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर जो था, जो सोसाइटी थी वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड थी। फर्स्ट थी क्लर्जी, सेकंड थी नोबिलिटी और थर्ड थी अपनी लास्ट वाली जो कि कॉमन मैन। तो जब ये कॉमन मैन के अंदर जब जो ये वाली क्लास थी, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, टीचर्स हैं और दूसरे हैं, ये सब किस में काउंट किए गए? मिडिल क्लास के अंदर। तो मिडिल क्लास फैमिली जो यहाँ पे थी रोमन क्लास के अंदर, इसकी जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी मिडिल क्लास की। और ये सब जगह थे, जैसे कि अगर देखा जाए तो ये कनेक्टेड विथ इंपीरियल सर्विसेज, यानी कि जो राजा के दरबारी वगैरह होते हैं उनसे भी कनेक्टेड थे। ब्यूरोक्रेसी के अंदर आर्मी से कनेक्टेड थे, आर्मी के अंदर भी इनके जो पोस्ट थी वो भी हाई थी। बट ऑल्सो द मोर प्रॉस्परस मर्चेंट्स एंड फार्मर्स, और सबसे बड़ी बात जो मिडिल क्लास में आते थे वो प्रॉस्परस मर्चेंट्स, यानी कि बिजनेसमैन, अमीर बिजनेसमैन और बड़े बड़े फार्मर्स, वो सब भी किसके अंदर आते थे? अपने मिडिल क्लास फैमिलीज को ये सब लोग बिलोंग करते थे। राजा और राजा के बहुत ही क्लोज, ये रॉयल फैमिली को बिलोंग करते थे। फिर आती थी मिडिल क्लास राजा, और देन वो प्रीस्ट जो थे, जो क्लर्जीज हुआ करते थे, वो सबसे सोसाइटी के सबसे हाई होते थे। फिर आते थे मिडिल क्लास, और देन सबसे लास्ट के अंदर आते थे स्लेव्स। Tacitus described this respectable middle class as clients of the great senatorial houses. Now, it was chiefly government services and dependence on the state that sustained many of these families. Below them were the vast mass of the lower class, known collectively as humiliaries. Literary word is low. तो अब जो ये मिडिल क्लास थी, ये अपन ने ऊपर रीड किया, गवर्नमेंट के अंदर भी इंक्लूडेड थी, सीनेट में भी इंक्लूडेड थी, मिलिट्री में भी इंक्लूडेड थी, सब जगह से ये मिडिल क्लास क्या थी? इंक्लूडेड थी। बिजनेस में भी इंक्लूडेड थी और फार्मिंग में भी इंक्लूडेड थी, सब जगह ये क्लास क्या थी? इंक्लूडेड थी। देन जब ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन मिडिल क्लास की
थी तो इसके नीचे एक क्लास और थी, और वो क्लास कौन सी थी? लोअर क्लास। इस लोअर क्लास की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा, लोअर क्लास की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा थी, और इसको कलेक्टिवली क्या बोला जाता था? ह्यूमिलियर्स मीन्स लोअर। ये कलेक्टिवली वर्ड यूज किया जाता था लोअर क्लास लोगों के लिए। ह्यूमिलोरिस और मीन्स लिटरेरी वर्ड इसका क्या होता है? लोअर। They compared a rural labor force of which many were permanently employed on the large estates, workers in industrial and mining establishment, migrant workers who supplied much of the labor for the grain and olive harvests, and for the building industries. Self-artisans, who it was said were better to fed than wage laborers, a large mass of casual laborers, especially in the big cities, and of course the many thousands of slaves that were still found all over the Western Empire in particular. तो अब ये जो लोअर क्लास थी, लोअर क्लास के अंदर कौन कौन आते थे? सबसे पहले तो रूरल लेबर फोर्स, विच मैनी वर परमानेंटली employed on the large states means large part of land, जो कि काम के ऊपर लगाया जाता था, जमीनों के ऊपर काम करने के लिए, चाहे रोड बनाने के लिए, चाहे कुछ और वर्क करने के लिए। सेकेंड थी वर्कर्स इन इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग एस्टेब्लिशमेंट। वर्कर्स जो काम करते थे इंडस्ट्रीज के अंदर या माइनिंग के अंदर या दूसरे एस्टेब्लिशमेंट्स करने के अंदर, दूसरी चीज़ों को एस्टेब्लिश करने के अंदर, ये वर्कर्स किस में आते थे? दूसरी जो ये काम करते थे ये भी लोअर क्लास में आते थे। उसके बाद माइग्रेंट वर्कर्स हु सप्लाइड मच ऑफ द लेबर फॉर द ग्रेन एंड ऑलिव हार्वेस्ट एंड फॉर द बिल्डिंग इंडस्ट्री। वो वर्कर्स जो माइग्रेंट होकर के आते थे और वो काम करते थे किसके अंदर? हार्वेस्टिंग का काम करते थे, यानी कि जब खेतों की फसल पक जाती थी तो उसको काटने के काम करते थे, और इंडस्ट्रीज वगैरह को बनाने में काम करते थे। तो ये लेबर भी लोअर क्लास में आते थे। आर्टिशंस हु वर सेल्फ एम्प्लॉयड तो थे बट उनको बेटर वेजेस नहीं मिल पाते थे, वो लोग भी किस में आते थे? लोअर क्लास के। और देखा जाए तो ये बड़ी जो शहर थी ये भरी हुई थी किससे? पूरे लोअर क्लास पीपल से, यानी कि हर तरह के काम करने वाले लोग शहरों में मिलते थे, और ये सारे जो काम किया करते थे, जो लोग ये काम किया करते थे, वो सारे किस में आते थे? लोअर क्लास। गॉट इट? तो फर्स्ट मैंने बता दी रॉयल पीपल्स एंड क्लर्जी। सेकंड अपना मिडिल क्लास जो कि सीनेट आर्मी के अंदर वर्क करता था। थर्ड वो क्लास जो कि सबसे ज़्यादा जिसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी शहरों के अंदर, जो कि इनसे छोटा, इनसे नीचे का काम करती थी, वो क्या कहलाती थी? लोअर क्लास। गॉट इट? समझ में आ गया? एनी क्वेश्चन? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? One writer of the early 5th century, the historian Olympedros, who was also an ambassador, tells us that the aristocracy based in the city of Rome drew annual incomes up to 4,000 lips of gold from their estates, not counting the produce they consumed directly. एक राइटर जो जिसने कि लिखा है और जो एम्बेसडर भी था, उसने ये लिखा है कि जो अरिस्टोक्रेसी बेस्ड कम्युनिटी थी रोमन एम्पायर के अंदर, वो साल के करीबन 4,000 लैप्स ऑफ गोल्ड का इनकम होती थी, इसके बराबर उनकी इनकम होती थी। और उसने इस काउंटिंग के अंदर जो डायरेक्टली कंज्यूम्ड वाली चीज़ है उसका मेंशन नहीं किया, ये तो खाली इनडायरेक्टली जो वो कलेक्ट किया करते थे वो खाली ये इनकम होती थी 4,000 एलबीएस होने के बराबर। जितने एरिस्टोक्रेटिक पीपल थे उनकी इनकम इतनी हुआ करती। गॉट इट? क्लियर?
The monetary system of the late empire broke with the silver-based currencies of the first 3 centuries because the Spanish silver mines were exhausted and the government ran out of sufficient stocks of the metal to support stable coinage in silver. तो जो फर्स्ट 3 सेंचुरीज थी उसके अंदर क्या था, मॉनेटरी सिस्टम जो था वो ब्रेक डाउन हो गया और उसकी जगह कौन सी सिल्वर बेस्ड करेंसी वहाँ पे इश्यू होगी। वो इसलिए क्योंकि जो स्पेनिश माइंस थी वो किसी कारण से बंद हो गई और जो गवर्नमेंट थी उसके पास इतना सफिशिएंट स्टॉक था कि वो सिल्वर कॉइन्स को stocks on the metal to support a stable coinage in silver means कि वो सिल्वर कॉइन्स का स्टेबल स्टॉक था उनके पास और वो उस करेंसी को सिल्वर से बनी करेंसी को वो चला सकते थे। गॉट इट? क्लियर? ओके, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।